प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तर्जुमान और सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब पर हमला हुआ है। नामालूम अफराद हैं, ख्वाजा सरा बताए जा रहे हैं, जिन्होंने हमला किया है। ब्लेड से शायद उन्होंने कट लगाया उनके फेस पे। रऊफ साहब कह रहे हैं कि उनकी कोशिश थी कि गले के करीब वो जख्म दें, लेकिन चेहरे पर आया। और जो सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने है उसमें ये छीना झपटी या एक जो है वो हमें एक मामला दिखाई दे रहा है हमला करने का। और इत्तला यह है कि कल भी उनके ऊपर इसी तरह ख्वाजा सराव ने एक चैनल के बाहर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन नाकाम रहे थे, तो आज वो इसमें कामयाब हुए। इस पर तहरीक इंसाफ ने बहुत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है और बहुत ही इस वाक़े को ज़ाहिर है, अफसोसनाक वाक़या है और तहरीक इंसाफ ने इस पर बात की है। दूसरा, आज बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं। एक तो पैमरा ने ज़ेरे समात जो मुकदमात हैं, ज़ेरे समात केसेस हैं, उनकी खबरें चलाने पर पाबंदी लगा दी है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जाहिर है उसमें बहुत सारी डेवलपमेंट होती हैं, किसको तलब किया गया है, किसने जवाब जमा करा दिया है, किसने जवाब जमा नहीं कराया है, अदालत में क्या मौक़िफ़ किस फरीक का सामने आया है। चले रिमार्क्स की हद तक तो किसी को तशवीश हो सकती है कि जी जजेस के रिमार्क्स जो कि सवालात की शक्ल में भी बाज़ औक़ात होते हैं, बाज़ वो कंक्लूसिव नहीं होते, तो वो रिमार्क्स से कुछ और मतलब लिया जा सकता है। तो ये तो एक कंसर्न हो सकता है, लेकिन मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगा देना ज़ेरे समात जो केसेस हैं उन पर, इससे बहुत सारे सवाल पैदा होंगे। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो जो फिर लाइव स्ट्रीमिंग होती है, क्या लाइव स्ट्रीमिंग को भी पाबंदी लगेगी? क्योंकि ये तो सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला है कि पता चलना चाहिए कि केस के दौरान क्या हो रहा है। तो लाइव स्ट्रीमिंग तो की ही इसलिए गई है। तो लाइव स्ट्रीमिंग में तो आपको हर एक लफ्ज, एक आर्गूमेंट, एक रिमार्क्स, एक जो लम्हा है उसकी रिपोर्ट हो रही होती है। उसका फिर क्या होगा? तो इस पर एक हम गुफ्तगू करेंगे। नूर आलम साहब ने बड़े दिलचस्प बिल जमा कराए हैं। एक वो ये उन्होंने मनसूखी का जो एक कानून मौजूद है उसकी मनसूखी का बिल जमा कराया। कानून है तौहीन अदालत का। वो समझते हैं कि तौहीन अदालत का जो कानून है इसको खत्म कर दिया जाए। तौहीन अदालत यानी इसका मतलब ये हुआ अगर वो कानून खत्म हो जाएगा तो तौहीन अदालत फिर लीगल हो जाएगी, फिर आप अदालत की तौहीन कर सकते हैं अगर ये कानून मौजूद नहीं होगा तो। या इसका कोई और मतलब भी है, जरा इस पर बात करेंगे। और दूसरा, दोहरी शरीयत के हामिल जो जजेस हैं उनकी तैनाती पर पाबंदी लगाने का बिल भी जो है वो आज जमा कराया गया है। टेरियन वाइट केस में दरख्वास्त खारिज हो गई है, जो शहरी ने दरख्वास्त दी थी, और उसमें जो है वो इमरान खान को एक तरह से कामयाबी हासिल हुई है। एक बेंच पहले 3 रुकनी बेंच फैसला दे चुका था, उसी फैसले को आज दुरुस्त करार दिया गया है। फैसल वाडा साहब ने जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक जमा करा दी है। सवाल यह पैदा होता है क्या जज को कमेटी में बुलाया जा सकता है और इस्तेहकाक कमेटी में बुलाया जा सकता है? क्या होगा? हद तक के इज्जत बिल इस वक्त बहुत बड़ा मौजू बना हुआ है, इस पर भी बात करते हैं। इसको सहाफ़ी तंजीमें जो है वो यकसर मुस्तरद कर रही हैं, और माजी में खासतौर पर PMLN का एक मौक़िफ़ रहा है किसी भी तरह की कानून साजी के हवाले से। खुद मरियम साहबा का एक मौक़िफ़ रहा है जो सहाफ़ियों के हवाले से कानून साजी की जाए या कदगने लगाने की कोशिश की जाए, उन पर उनका बड़ा सख्त मौक़िफ़ रहा है। और आज हद तक के इज्जत का जो कानून है ये जल्दबाजी में लाया गया है, इसमें सहाफ़ी तंजीमों से मुशावरत नहीं की गई। ये क्यों हुआ? इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, खुशामदीद। तैमूर सलीम झगड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। झगड़ा साहब खुशामदीद आपको शो में। और हसन रज़ा पाशा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल। और अगले हिस्से में जाके हम जरा हद तक इज्जत बात करेंगे, तो सहाफ़ी तंजीमों के जो नुमाइंदे हैं उनको भी प्रोग्राम मिलेंगे। मैं सबसे पहले जो रऊफ हसन साहब पर आज नामालूम अफराद का हमला हुआ है, इस पर क्या कहते हैं आप दानियाल चौधरी साहब? ये इस पे तासुर जो PTI ने फौरी तौर पर कहा कि जी वो आजकल सख्त बात कर रहे थे, और उनके इस जो उनका नुक्ता नज़र है और पार्टी की तर्जुमानी है उनकी पादाश में ये हुआ है। ये पहला रद्दअमल PTI का यह है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है और कि किसी भी बंदे के ऊपर इस तरह हमला हो। वो एक शहरी हैं, वो एक जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। लेकिन एक अनफॉर्चुनेटली यहाँ एक PTI की तरफ से एक ट्रेंड है कि चाहे चीज़ किसी ने भी की हो, और इनके जमात के जो लोग भी इनमें हमेशा इसमें रहे हैं, इस सारी चीज़ में इन्वॉल्व, कि ये इल्ज़ामात लगाने में सबसे आगे होते हैं। गलती किसी की हो, किया किसी ने हो, कुछ भी किया हो, ये हर चीज़ को सियासी, हर चीज़ को ज़ाती और एक गंदा रंग देने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी देखा, मेरे भाई झगड़ा साहब हैं, मैं इनको तो एक्सक्लूड करता हूं और काफ़ी लोगों औरों को भी, लेकिन जो इनकी मेजॉरिटी स्टॉलवर्ड्स हैं
और जो मेजॉरिटी इनके स्टोलर्स हैं जो स्ट्रोल करते हैं सोशल मीडिया में, ये उनका तरीका वारदात है और इसी तरह वो करते हैं, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन जो आज हुआ हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं और इसमें तो दूसरी कोई राय नहीं है। नहीं, मगर दानियाल साहब का क्या आप इसको रऊफ हसन और ख्वाजा सराओं का झगड़ा देखते हैं? मतलब झगड़ा देख रहे हैं, डेफेमेशन में बाद में आता हूं, लेकिन क्या ये अपेरेंटली ख्वाजा सराओं का रऊफ हसन साहब के साथ झगड़ा है? देखिए अगर रऊफ हसन साहब का क्या इशू है ख्वाजा सराओं के साथ, या जो भी इनका इशू है वो आई थिंक सामने आ जाएगा। इसको पुलिस देख रही है और कुछ हमारी मालूमात के मुताबिक देव टेकन समवन इन कस्टडी, तो वी आर वेरी होपफुल कि अभी आप चीज़ जो है आपके सामने आ जाएगी कि इशू क्या है। सो द पॉइंट इज, आप ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन के बगैर झगड़ा साहब कैसे आप इल्ज़ाम तराशी कर सकते हैं? हामिद खान साहब ने बहुत सख्त बयान दिया, वो सिक्योरिटी एजेंसीज के हवाले से बात कर रहे हैं, और भी जो है वो बैरिस्टर गौहर साहब ने भी मुख्तलिफ तरह के शुकूक व शुबहात का इजहार किया, लेकिन इन्वेस्टिगेट हो जाने दीजिए तो सामने आ जाएगा क्या हुआ। देखिए इन्वेस्टिगेट तो हो जाने देंगे, लेकिन वैसे मुझे ख्याल आया कि ये स्टैंडर्ड 9 मई को अप्लाई नहीं करता इन्वेस्टिगेशन वाला, एक ही स्टैंडर्ड अप्लाई करना चाहिए ना। 9 मई के केस में एक में कल खान साहब बरी हुए, अब फिर जो है वो जो एक पोलराइजेशन है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। लेकिन इसकी एक वजह है, मैं चले सख्त बात नहीं करूँगा लेकिन लॉजिकल बात साफ ज़रूर करूँगा। क्यों ऐसे होता है, क्यों ऐसे हो रहा है, क्यों उंगलियाँ उठती हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मोहसिन कियानी साहब की अदालत में क्या हो रहा है हम सबको पता है। क्या मोहसिन कियानी साहब इतना खुल के क्यों बोले? जो हमारे कश्मीरी पोइट हैं अहमद फरहाद साहब, किसने इनको उठाया? ठीक है, नंबर 1 उस पर बात नहीं हो सकती, पैमरा ने पाबंदी लगा दी, अब ज़ेर समात केसेस पे बात नहीं हो सकती। इमरान रियाज, तो इसलिए मैं वो अहमद फरहाद वाले में आज जो कुछ हुआ है उस पर बात नहीं कर सकता। इमरान रियाज, सदीक जान, एक तारीख है यहाँ पे ना। और ये बाजवा साहब की स्टेटमेंट है 76 साल हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे, 75 साल 73 साल जितने भी थे। तो मेरे ख्याल में जब एक माहौल बना, ये जो पिछले साल में ये जो 60-70 लोगों की जबरी गुमशुदगी हुई, फिर वो या आपके आदिल शाह ज़ेब के शो पे या मुनीब फारूक के शो पे या जो कामरान शाहिद साहब, ये तीन लोग थे वहाँ पे आ जाते थे, या फिर आज़म खान साहब, आज एक और केस चल रहा है साइफर का। उस वक्त तो ये बात लीक हो गई कि ये सुल्तानी गवाह बन रहे हैं, फिर वो सुल्तानी गवाह बने भी नहीं, लेकिन इत्तेफाकन वो महीना गायब थे। मेरे ख्याल में ऑनेस्टली इट्स टाइम टू स्टॉप। जिसने जो भी किया है आईन और कानून के ढांचे में आ जाना चाहिए। पाकिस्तान को ना अहमद फरहाद के कुछ कहने से कोई नुकसान पहुंचता है, ना रऊफ हसन की सख्त बातों से कोई नुकसान पहुंचता है। इतना कमज़ोर मुल्क तो ये नहीं है ना, लेकिन हमें आगे ज़रूर बढ़ना है। और रऊफ हसन के साथ जो हुआ है, जितनी मज़म्मत की जाए कम है। अब अगर माहौल ऐसे बना हुआ है कि प्रीमा फासे लगता ये है कि हुकूमत के इदारे इसमें इन्वॉल्व हैं, तो फिर आई एम सॉरी, आप 25 करोड़ लोगों को ये कहने से नहीं रोक सकते। मैंने फिर भी मुनासिब बात कर दी। सही है, चलिए, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा, आप भी ये कह रहे हैं कि चलिए इन्वेस्टिगेट हो जाएगा। लेकिन एक और चीज़ की तरफ मैं हसन रज़ा पाशा साहब आना चाहता हूँ, और वो ये है कि आज ज़ेर समात केसेस की खबरें चलाने पर पैमरा ने पाबंदी आयद की है और कहा है कि जो जब तक फैसला ना आ जाए तब तक आप उसको रिपोर्ट नहीं कर सकते। आप कैसे देख रहे हैं इसको? एक तरफ तो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है इंपॉर्टेंट केसेस में, और ये खुद सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि लाइव स्ट्रीमिंग हो। लाइव स्ट्रीमिंग में तो एक एक चीज़ सामने आ जाती है, तो ये कैसे दोनों चीज़ें साथ साथ चल सकती हैं? एक तरफ लाइव स्ट्रीमिंग, दूसरी तरफ केसेस, ज़ेर समात केसेस को रिपोर्ट करने पर पाबंदी, ये दोनों चीजें साथ साथ कैसे चलेंगी? हाँ, देखिए असदुल्ला खान साहब, जो लाइव कवरेज जिन केसेस को मिल रही है, वो शायद इसीलिए जनाब चीफ जस्टिस साहब के ज़हन में ये बात आई कि अमूमन ये देखा गया कि रिपोर्टिंग में कहीं झोल रह जाता है, कोई कमी कोताही या कोई बढ़ा चढ़ा के बयान किया जाता है, तो उससे जो ऑब्जर्वेशन जजेस साहबान देते हैं या वकला साहबान जो कोई आर्गूमेंट करते हैं, तो उसमें तफावत पैदा करने के लिए और जो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स
2-3 जर्नलिस्ट आपस में कर देते हैं, तो उससे अवॉइड करने के लिए जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो की गई। और वो अच्छा, आप सब लोगों ने भी, हमने भी, सब ने अप्रिशिएट किया कि ये अच्छी मूव है और बड़े दिलेरी के साथ ये उन्होंने फैसला किया है। बहरहाल कैमरा अपने ओन पे तो शायद ये ना कर सके, वो जो उनको रोका गया या जो नोटिफिकेशन है वो अभी तक हमारी नजरों में नहीं गुजरा, वो शायद सामने आए तो ये हम एक्सप्लेन कर सके कि इसका मकसद क्या है। क्या उसके जो उसकी जो आर्ग्यूमेंट के हवाले से जो है कवरेज वो नहीं करनी, या आपने अपनी तावीलें जो बना लेते हैं, आपके तज्जिया निगार हमारे जैसे जो हैं वो आके अपनी तावीलें करते हैं, तो कहीं वो तो नहीं रोका गया? क्योंकि अगर लाइव कवरेज नहीं है और रिपोर्टिंग करनी है तो रिपोर्टर बड़े जिम्मेदारी के साथ करते हैं और करनी चाहिए उनको, तो फिर उनको रोका जाना बिला वजह ये को मुझे समझ नहीं आ रही। अगर तो वो रिपोर्टर्स को ये कहें कि आपने जो ऑब्जर्वेशन कोर्ट की आ रही हैं या आर्गूमेंट्स आ रहे हैं उनको आपने रिप्रोड्यूस नहीं करना, या कुछ कमेंट्स कोर्ट देती है उसको भी आपने रिप्रोड्यूस नहीं करना, तो फिर क्या करना है कि आए एक वकील साहब आए, 1.25 घंटे उन्होंने आर्गूमेंट किए और दूसरी साइड से फिर एडजर्नमेंट आई और एडजर्नमेंट हो गई और बस खेल खत्म। तो मेरा ख्याल है इससे तो बात नहीं बनेगी। कम अज कम इतना जरूर इजाजत होनी चाहिए कि जो सब्सटेंशियल किस्म के आर्गूमेंट्स हुए हैं और कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन या कमेंट्स आए हैं उनको बहरहाल इजाजत मिलनी चाहिए कि उस पे हाँ ये तज्जिया करना कि इसका फैसला आगे जाके ये होना है, या नजर आ रहा है बादी नजर में कि जनाब ये क्या फैसला आएगा, मेरिट्स पे बात करना बिल्कुल ठीक है। वो तो ऑलरेडी मेरा ख्याल है नहीं होता सर, वो तो ऑलरेडी मेरिट्स पे बात करना या उस पर अपनी राय जनीद करना कि जी इसका तो ये फैसला आ जाएगा, ये तो ऑलरेडी भी नहीं हो रहा मेरा ख्याल है। हम सभी इस पर मोहतात रहते हैं। आप मेरे साथ बहुत दफा शोज में आते हैं, हमने कभी आप कोई सवाल हो भी जाए तो आप कह देते हैं कि जी ये तो सब्जुडिस है, और हम भी उसकी लिमिट का ख्याल रखते हुए करते हैं। ऐसे ही है बिल्कुल। तो मैं नहीं समझता कि ये जो है इस किस्म का जो आज नया नोटिफिकेशन क्या ये तहरीरी आया है या ज़बानी आया है? सही है, मेरा सवाल है। जाहिर है पैमरा का जो ऑर्डर है वो तो तहरीरी ही आता है, लेकिन मैं दानियाल साहब मुझे इसमें अब दिलचस्प बात ये है, मुझे ये बताइए कि अब कल कोर्ट की कुछ ऑब्जर्वेशंस आई और उन ऑब्जर्वेशंस के बाद लॉ मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने उन ऑब्जर्वेशंस पर अपनी ऑब्जर्वेशंस दी। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम लॉ मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते? देखें, जहाँ तक तो लॉ मिनिस्टर हो गया या गवर्नमेंट के सबॉर्डिनेट्स हो गए, वो अपना व्यू पॉइंट देते हैं और जहाँ तक वो अपना व्यू देते हैं दैट इज़ डिफरेंट। और मीडिया रनिंग एंड मीडिया डूइंग शोज ऑन इट और एंकर्स अपने तज्जिए और चीज़ें करें, वो थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है। तो लेकिन फिर भी आई थिंक इन कमिंग डेज इसमें ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन जहाँ तक मैं फिर अब आपके दूसरे सवाल पे आ जाऊँ, डेफेमेशन वाले पे। चलें आ जाए सर, आ जाए डेफेमेशन पे। देखिए आपने असद भाई आपने डेफेमेशन लॉ वाले की बात की। देखें ये जो डेफेमेशनली लॉ आ रहा है और हत्या इज़्ज़त का लॉ, ये समझने की ज़रूरत है कि इसका रूट कॉज क्या है। ये आपको और जो हेल्थी जर्नलिज्म करते हैं उसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ये जर्नलिस्ट के हाथ पांव टांगे नहीं बांधेगा। ये असल में उन लोगों के खिलाफ है जो 5000 का फ़ोन पकड़ते हैं, 600 के स्पीकर्स पकड़ते हैं जो माइक्स, और लोगों को ब्लैकमेल करने शुरू हो जाते हैं। एक वीडियो बनाते हैं, अपना व्यू पॉइंट देते हैं और किसी के बारे में जो दिल करे कहते हैं। वो आपको चोर बना सकते हैं, आपके साथ वाले बंदे को मीडिया के नाम पर उनको डाकू बना सकते हैं। जिसका जो दिल करे
प्रोपगेट करे, जो चाहे, जिसकी ज़्यादा वायरल होगी वो कामयाब। कोई कह दे कि फ़लाँ ने ये 2 नंबर हरकत किसी के साथ की है, उसने की हो ना की हो, वो बेचारे दूसरे के पास कोई मीडियम ही नहीं होता कि मैं अपनी सफाई किस तरह दूं, और सफाई अगर दे भी तो उसकी सफाई 900 लोग देखेंगे और जो उसके खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा चला है वो 2.5 लाख लोग देखेंगे। तो दिस इज अगेंस्ट दोज ब्लैकमेलर्स, दोज पीपल जो मीडिया का नाम भी खराब करते हैं, मीडिया का मिस यूज करते हैं। और सर फेक न्यूज के हवाले से तो दानियाल साहब फेक न्यूज के हवाले से तो ऑलरेडी कानून मौजूद भी हैं और उस पर अमल दरामद होना भी चाहिए, इस पर तो कोई बहस ही नहीं है। लेकिन ये जो बिल आया है, एक तो ये बहुत जल्दबाजी में आया, सहाफती तंजीमों से कहा गया हम आपसे मुशावरत करेंगे, मुशावरत नहीं की गई। नहीं, मैं आपको सुनवाना चाहता हूँ, फेक न्यूज नहीं, फेक न्यूज की नहीं बात कर रहा। माजी में इस तरह की किसी भी कानून साजी के बारे में वो क्या कहती रही हैं? सर सुन लीजिए, जरा सुन लीजिए, मरियम नवाज साहबा का बयान सुन लीजिए। मैंने बिल्कुल सुना हुआ है, सबने सुना हुआ है। लेजिस्लेशन सहाफियों को सबक सिखाने के लिए की जाती हो, तो वहां से मैं किस लेजिस्लेशन की तवक्को रखूं? जो बख्शीश से इक्तदार में आते हैं वो लेजिस्लेशन अवामी मफाद में नहीं करते। इस नालायक, नाअहल और जालिम हुकूमत ने अपने जराइम को छुपाने के लिए सहाफत को जिस जंजीर में बांधने की कोशिश की है, उस जंजीर का क्या नाम है? मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। जब आप मीडिया का गला घूंटते तो आप पाकिस्तान का गला घूंटते। जितने बुरे वक्त से आज सहाफी गुजर रहे हैं, मीडिया गुजर रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पाबंदियां डिक्टेटरशिप के अलावा कभी लगी होंगी। रेगुलेट मीडिया को क्या करना है? मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। जहां जहां आपको मेरी जरूरत पड़ेगी वहां आप मुझे, नवाज शरीफ साहब को, और मैं वादा करती हूं कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ पाएंगे। और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ भी जाती है, ये वादे मैं उस दिन भी याद रखूं। ये वादे मैं उस दिन भी याद रखूंगी। मैं मीडिया रेगुलेशन पे बिल्कुल यकीन नहीं रखती। ये जब तहरीक इंसाफ फेक न्यूज के खिलाफ लेकर आ रही थी, बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ दिया था जो मरियम नवाज साहबा ने, जो आज चीफ मिनिस्टर हैं दानियाल साहब। मैं बिल्कुल ठीक मौक़िफ़ दिया था। ये जो बिल्स और जो चीजें आ रही हैं, ये मीडिया को हकीकत में वीकन नहीं करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, आपकी जर्नलिज्म को स्ट्रेंथन करेगा, जो पूरी दुनिया में जर्नलिज्म स्ट्रेंथन होती है। और वो इंफॉर्मेशन और वो लोग इंफॉर्मेशन देंगे जो ये लॉ इसका अपना तरीक़ेकार में आएगा, वो लोग इंफॉर्मेशन पास करेंगे और वो लोग जर्नलिज्म करेंगे जो हकीकी तौर पे जर्नलिस्ट हैं। वो मीडिया चैनल्स करेंगे जो अपने आप को हकीकी तौर पे मीडिया चैनल्स हैं। वो ब्लैकमेलर्स जो लोगों को अपनी ज़ात के लिए, वो लोग जो अपने मफाद के लिए, अपने कुछ घंटों के ब्लैकमेलिंग के लिए मीडिया को और तमाम मीडिया को ब्लैकमेल करते हैं। और आप मरियम नवाज साहिबा के जिस इवेंट की बात करिए, यहां मीडिया के राइट्स के, यहां उनके स्टाइपेंड के, यहां उनको जो बैन किए गए, ये व्हाट्सएप का जो इवेंट है, इसमें और ज्यादतियों को हाईलाइट किया जा रहा था। ये जो आज बात कर रहे हैं, ये हकीकत में इसी की कड़ी है कि आप इन मीडिया ग्रुप्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं अगेंस्ट ऑल दोज ब्लैकमेलर्स जो मिस यूज करते हैं। आपके बाहर बैठ के, इधर बैठ के अपने इदारों को डिफेम करते हैं, अपने लोगों को बैठ के डिफेम करते हैं। आपकी डीप फेक में पिक्चर्स बनाकर, वीडियोस बनाकर लोगों के ऊपर चलाते हैं, जो आपके किरदार के ऊपर जरबे लगाकर उनको करते हैं। इट इज फॉर देम एंड नॉट फॉर यू। सर ये तमाम सियासी जमातों के सोशल मीडियाज कर रहे हैं, और मसला ये ना कि जो हुकूमत आती है उसको अपने जो सोशल मीडिया के लोग करते हुए वो दिखाई नहीं देते, दूसरों के करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये सियासतदानों की भी तो जिम्मेदारी है, उनका भी तो आता है उसमें। तो यहां पर तो आप व्हाट्सएप नंबर्स ब्लॉक होने जा रहे हैं इस बिल के मुताबिक। देखिए ये लॉ जो है वो सियासतदान हो या मीडिया के रिलेटेड लोगों, सबका एक एम्बेट तय कर देता है। ये उनको एक पैरामीटर दे देता है कि जो झगड़ा साहब का मौक़िफ़ खेलता है, वो ज्यादती करती है, वो दानियाल हो या कोई और हो या उज़मा साहिबा हो या कोई और हो, जो भी हो वो उसकी पकड़ में आएगा। और इट विल टेक इट्स टाइम। ये हम नहीं कहते कल से चीजें बेहतर होने शुरू हो जाएंगी, लेकिन फॉल्स मीडिया, प्रोपेगेंडा, ब्लैकमेलिंग, नेगेटिव जर्नलिज्म इससे रुकेगी और इससे पॉजिटिव जर्नलिज्म जो वो पाकिस्तान में देखिए बेहतरी की तरफ साथ चलेगी। जी ये खत्म जी कहिए। पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ रेगुलेटर का काम नहीं करता। रेंट सीकर का काम तो कर सकता है, ब्लैकमेलर का काम तो कर सकता है, रेगुलेटर का नहीं कर सकता। और ऐसे जितने भी कानून बनते हैं, ये नहीं कि डेफेमेशन एक इशू नहीं है, डेफेमेशन एक इशू है, लेकिन लिख के ले लें इस कानून से कोई
अच्छा आउटकम नहीं आ सकता। इन्होंने खुद नहीं पढ़ा, और इनसे मेरा मतलब ये नहीं, ना मरियम नवाज शरीफ ने पढ़ा है, ना असेंबली में किसी ने पढ़ा है। जो इनको दिया गया है वही इन्होंने पास कर दिया। अभी मैं डॉन पे देख रहा था, 80 सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने जो है वो अपोज किया है। जिस कानून में कोई दम होता है ना, तो जो लोग फिर पॉलिटिकली इंक्लाइन नहीं होते उनसे इस टाइप का पुशबैक नहीं आता। के बाद आपको दोबारा खुशामदी कहते हैं। दो बिल मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूं, ये नूर आलम खान साहब की तरफ से जमा कराए गए हैं। एक तो मनसूखी का बिल है, वो समझते हैं कि तौहीन अदालत का कानून जो है इसको ख़त्म होना चाहिए, और दूसरा जो है वो दोहरी शरीयत के हामिल जजेस की तैनाती पर पाबंदी लगाई जाए। ये पहले भी डिस्कशन हो रही है, लेकिन ये तौहीन अदालत वाला जो है ये बड़ा गैर मुतवक्के आप इसको कह सकते हैं, बड़ा अलग सा बिल है कि तौहीन अदालत जो है उस पर कोई कार्रवाई इससे लगता है कि शायद उसके बाद नहीं होगी। तो ये क्या है, इस पर हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा दानियाल साहब, आप कैसे इसको देखते हैं? JUI की तरफ से ये तौहीन अदालत वाला कानून जो है या बिल सामने आया है, तो आप सपोर्ट करेंगे इसको या आपकी इस पर राय क्या होगी? वैसे आई एम नॉट श्योर नूर आलम खान JUI के अच्छा नहीं, उन्हीं के टिकट पर जीते हैं। टिकट उन पे जीते हैं लेकिन चलिए मेंबर शायद नहीं। जी दानियाल साहब। जी देखें, जो हद तक इज़्ज़त का कानून है जिसके ऊपर अभी हम पहले बात कर रहे थे, डेफमेशनरी लॉ के ऊपर, कि देखें उसका जो मैंने पहले भी जिस तरह आपको कहा कि उसका जो एम्बेट है या उसका जो वो है, वो उन चीज़ों को जो व्हाट्सएप सोशल मीडिया चीज़ों पे प्रोपेगेट करने के लिए, ये झूठी अफवाहें फैलाने के लिए इस्तेमाल होता है, ये झूठी जर्नलिज्म होता है, ये उसके खिलाफ है और इसको उसी तरह लेके चलाया जाएगा। इसमें किसी को तंग करना, किसी को बंद करना, मीडिया की आवाज़ बंद करना, ये ना उसकी स्पिरिट है और ना ही ये उसके बैकग्राउंड में ये कोई ऐसी चीज़ है। ये उन लोगों को रोकने की है कि जो झूठी वीडियोस बनाकर, झूठे बयानात बनाकर चलाने शुरू कर देते हैं। और इससे जिस तरह मैंने पहले कहा कि आपकी पॉजिटिव जर्नलिज्म सपोर्ट भी होगी और प्रमोट भी होगी, और जो पॉजिटिव जर्नलिज्म करते हैं लोग, या वो लोग जो क्या नाम है राइटली अपनी जर्नलिज्म को समझ के करते हैं, इबादत समझ के करते हैं, इट विल डेफिनेटली सपोर्ट देम एज वेल। देखिए जहां आपके माशरे में इसमें मेरा नुक्ता ये था ना दानियाल साहब के, अगर इसमें सहाफ़ी तंजीमें जो हैं उनको ऑन बोर्ड ले लिया जाता, और जैसा कि उन्होंने कहा था कि हम आपको ऑन बोर्ड लेंगे, लेकिन उनको ऑन बोर्ड लिए बगैर, उनसे मुशावरत किए बगैर, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर इसको जल्दबाजी में पास कर दिया जाता या अगले हफ्ते पास हो जाता, तो इसमें क्या हर्ज था? तो ये मेरा बुनियादी सवाल था। देखिए नहीं, पास की बात नहीं है। मुशावरत देखिए ये इसमें सहाफ़ी तंजीमों के इनपुट लें। देखिए इसमें काफ़ी सहाफ़ी लोगों की और काफ़ी जो कुछ सीनियर लोग हैं उनकी इनपुट भी है, लेकिन मैं आपको फिर एक बात बताऊं कि ये सहाफ़त को रोकने के लिए बिल नहीं है, ये सहाफ़ियों को बांधने के लिए बिल नहीं है। ये बिल जो है ये इल्लीगल जो लोग काम करते हैं, झूठी वीडियोस बनाकर, झूठी चीज़ें बनाकर फ्लोट करते हैं, ये उनके लिए है। इसमें सहाफ़त, सहाफ़ी और जो मीडिया है वो किसी तरह भी अफेक्ट नहीं होगा। इसमें असल में अफेक्ट ही वो होंगे जो 2 नंबर सियासत, 2 नंबर जर्नलिज्म या 2 नंबर मीडिया के बनने की कोशिश करते हैं और उसकी तार में लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, लोगों की बच्चियों को ब्लैकमेल करते हैं, लोगों के पर्सनल इश्यूज को एक्सप्लॉइट करते हैं, लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते हैं, लोगों के खानदानों को एक्सप्लॉइट करते हैं, लोगों की और चीजों को एक्सप्लॉइट करते हैं। ये उनके अगेंस्ट है जी। चलिए सर, तौहीन अदालत पे आ जाइए सर, जो नूर आलम खान साहब मनसूखी का बिल लेकर आए हैं, इस कानून की मनसूखी का। हेलो जी, आपको आवाज आ रही है सर? नूर आलम खान साहब से मुतालिक मैं सवाल कर रहा हूं। जी, वो तौहीन अदालत की मनसूखी का बिल लेकर आए हैं, उस पर राय आपकी क्या होगी? देखिए मैं मेरा मैं आपको पहले अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं एज अ पॉलिटिकल पर्सन। देखिए कोई भी बिल हो, कोई भी बिल्स ने पास जो होना होता है वो पार्लियामेंट से होना होता है। उनकी सैंक्टिटी ये होती है कि उसके ऊपर जब बात हो
डिबेट हो और उसके बाद वो फेल हो या पास हो या जो भी हो, उसके बाद उसकी सैंक्टिटी होती है। जब मेजॉरिटी, वो बाज दफा गलत बिल्स भी पास हुए हैं इस मुल्क में, लेकिन जब मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट इज फॉर इट, बिकॉज पार्लियामेंट इज द लॉ, सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ दिस कंट्री, और वो अपनी जाती मफाद के साथ को रिलेट या को लिंक ना कर रहा हो, तो द पार्लियामेंट हैज द अथॉरिटी टू डिक्लेयर समथिंग राइट और रॉन्ग। तो जो उनका बिल है उसकी उसकी जो सैंक्टिटी है वो तब होगी कि जब पार्लियामेंट जो है उसको देख के उसके साथ खड़ी होगी या उसके खिलाफ खड़ी होगी। एंड इट इज अ मैटर ऑफ क्वेश्चन कि वो किस तरफ जाते हैं। अगर वो उस चीज को फेवर करते हैं तो वेल एंड गुड। पार्लियामेंटेरियन आपकी राय क्या है? ठीक है ना, किसी को लगता है कि देखिए, मैं अपनी राय, आई एम येट टू रीड द एंटायर बिल, आई एम येट टू गो थ्रू इट, लेकिन अगर आप उसमें जब डिटेल में हम जाएंगे तो आई थिंक आई विल बी एबल टू, या एज वंस इट इज पास्ड और लेड वी विल बी एबल टू आंसर इट इन अ बेटर वे। ठीक है, चलिए झगड़ा साहब, ये आपके ख्याल में ये ख्वाहिश क्यों जागी है कि तौहीन अदालत, यानी आजकल तौहीन अदालत के मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब और फैसल वाडा साहब, फिर इसी तरह से जजेस की तौहीन अदालत के हवाले से भी 2 बेंच बने हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और ऐसे में इस बिल का आना कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सवाल आप उठाते हैं, फिर ये कहते हैं कि शैतानी पार्टी जो है वो PTI है। मुझे तो सबसे पहले इस बात से आगे जाना मुश्किल है कि नूर आलम खान को मिले हैं 38,000 वोट, 1 लगा के वो हो गए 1,38,000। 9 में से पेशावर की एक वो सीट है जो 9 सीटें रिवर्स हुई हैं। इसीलिए तो मैंने आपको कहा, और बार बार सबूत मौजूद है कि वो पब्लिकली कहते हैं कि अगर मुझे टिकट JUI का दिया गया था, गाड़ी JUI की नहीं थी, तो जिस गाड़ी में मैं सवार था मैं तो वो वफादारी उस गाड़ी को ही जो है वो दिखाऊंगा। जहाँ तक तौहीन अदालत बिल की बात है, आपने मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया। इन प्रिंसिपल मेरे ख्याल में फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे ख्याल में कभी कभी जो तौहीन अदालत का कानून है वो कुछ ज़्यादा ही सीरियसली लिया जाता है, लेकिन हम हर चीज़ ऐसे टाइम पे करते हैं कि उस पे जो है वो सवाल उठ जाते हैं। इन प्रिंसिपल डेफेमेशन भी एक बड़ा सीरियस इशू है, लेकिन हमें छोड़ें, ये 80 सिविल सोसाइटीज़ क्यों बोल रही हैं? ये सिर्फ नहीं कि PMLN की क्रेडिबिलिटी नहीं, PMLN की तो क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। ये तो सबको पता है कि बस ये इनकी आखिरी इनिंग्स है, दे आर होल्डिंग ऑन टू द कोट टेल्स ऑफ पावर। लेकिन हमारे किसी भी हुकूमती इदारे की क्रेडिबिलिटी नहीं रही। ब्यूरोक्रेसी ले लें, पुलिस ले लें, अदालत में ऐसे अच्छे जजेस हैं जो स्ट्राइव कर रहे हैं, लेकिन हमारे अदालत का चेकर्ड रिकॉर्ड है। ये क्योंकि एक तारीख है और उस तारीख की मैनिफेस्टेशन पिछले 2 सालों में जो है वो दिखाई दे रही है। वी नीड टू मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस, लेकिन आसान नहीं है। और मेरे ख्याल में ऐसे वक्त में जिस भी कानून के पीछे कोई ना कोई मोटिव, कोई ना कोई जो है वो बुनियाद नजर आएगी, तो उसमें सवाल उठेंगे। और वो ये साबित करता है, ये डेफेमेशन लॉ के बारे में, कि अगर आज़ादी राय की रेगुलेशन ना होने का एक डाउनसाइड है, बिल्कुल है, मैं मानता हूं मेरे पे कितने अटैक्स हुए हैं, लेकिन हमारी जैसे सोसाइटी में जहां पे ओपिनियन को कंट्रोल किया जाता है, जब तक हमारी रेगुलेटरी बॉडीज अपना काम सही तरीके से ना कर सके, एक करप्ट रेगुलेटरी बॉडी से बेहतर है कि एक रेगुलेटरी बॉडी ना हो। ठीक है, चलिए मैं 2 सवाल जरा रख दूं हसन रजा पाशा साहब के सामने। पाशा साहब, एक तो मैं नूर आलम खान साहब के ने जो मनसूखी का बिल लेकर आए हैं उस पर बात कर रहा हूं कि वो जो तौहीन अदालत का कानून है उसे वो चाहते हैं खत्म कर दिया जाए, मनसूख कर दिया जाए तौहीन अदालत का। इससे क्या इम्पैक्ट होगा आपके ख्याल में? ये अच्छा है, बुरा है, आप इसको कैसे देखते हैं? क्यों खत्म कराना चाहते हैं तौहीन अदालत का कानून? आप देखें कि एक बहुत बड़े लोगों को छोड़े आम लोगों का, फर्ज कर लें एक टीचर है और उसने कोई उसकी रिट उसके हक में हुई है और डिपार्टमेंट वो ऑर्डर उसके हक में होने के बावजूद उसकी कंप्लायंस नहीं कर रहा, तो उसके पास फिर क्या रेमेडी बचती है माँ सिवाय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के? वो जब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इश्यू होता है और वो जो रेलेवेंट अथॉरिटी है उसको जब रिसीव होता है, तो जब कोर्ट में पेश होने से पहले ही 50% केसेस में कंप्लायंस
हो जाती है, और 50% केसेस जो बाकी रह जाते हैं वो आए बाएं शाएं करने के बाद कोर्ट थोड़ा सा दबाव डालती है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो वो हो जाता है। कोई 80-90% कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवा की वजह से डर जाते हैं। मुझे बताएं कितने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस इशू हुए और उसके बाद उनमें सजाएं हुई। सजा की रेशो 0.1% या 2% है, इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन ये एक ऐसी चीज है, मैं समझता हूं कि कोर्ट्स के पास, हमारी आला तरीन अदलिया के पास अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का हथियार ना हो तो अपने ऑर्डर की कंप्लायंस करवाने के लिए फिर नए सिरे से कोई पटिशन आए, उसके लिए भी 2, 3 या 4 साल इंतजार करें, तो मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। बाकी उनकी पटिशन जब पढ़ेंगे या उनका जो उन्होंने मूव की है वो करारदाद रेजोल्यूशन वो देखेंगे तो शायद उस पर मजीद बेहतर तरीके से हम अपनी राय का इजहार कर सकेंगे। बिल्कुल सही है। लेकिन प्रेमा फिशी जो हमें नजर आ रही है वो तो कोई इतने वो नहीं है उसमें। कहते हैं काजिम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक सदर CPNE, सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया काजिम खान साहब, खुशामदीद। अब्दुल्ला मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं सिविल सोसाइटी नेटवर्क के, और अपने इसी प्लेटफॉर्म से इस कानून को अदालत में चैलेंज करने जा रहे हैं। काजिम खान साहब, मैं सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि आपको बुनियादी तौर पर एतराज़ इस पर क्या है, और ये हद तक के इज्जत, यानी इसमें हद तक को हम कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन ये है कि शायद ये बहुत बड़े लेवल पर एक रास्ता खुल जाएगा, आप जिसको दबोचना होगा उस पर किसी न किसी चीज़ पर हद तक का आप कहकर उसको आप कानून के शिकंजे में ला सकेंगे। तो बुनियादी आप तहफ़्फ़ुज़ात क्या हैं सहाफ़ी तंजीमों के? बहुत शुक्रिया असद। देखें, जो सबसे पहली बात है वो ये है कि इस मुल्क के अंदर ऑलरेडी 3 कवानीन मौजूद हैं। डेफेमेशन एक्ट 2002 मौजूद है, पाकिस्तान पिनल कोड की क्लॉज 499 मौजूद है जो डेफेमेशन से डील करती है, और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीका 2016, ये तीनों कवानीन मौजूद हैं, और ये तीनों का ताल्लुक सिविल और क्रिमिनल डेफेमेशन में डेफेमेशन के साथ बनता है। इन 3 कवानीन की मौजूदगी के अंदर एक चौथे कानून की ज़रूरत क्या है? पहला सवाल तो ये। दूसरा सवाल ये है कि जब कोई भी आदमी, मेरे और आपके समेत कोई आदमी ऐसा नहीं है जो फेक न्यूज़ को सपोर्ट करता हो, कोई आदमी ऐसा नहीं है जर्नलिस्ट या जर्नलिस्ट बॉडी जो ये कहती हो कि जनाब आप किसी का, आपको इज़्ज़त उछालने का इख्तियार है और आपके ऊपर कोई कदगन नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं। हमने हुकूमत से मुतालबा क्या किया था? हमने उनसे ये कहा था कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें तमाम सहाफ़ती तंजीमें हैं, APNS है, PBA है, CPNE है, PFUJs है, एमेंड है, आप इन लोगों के साथ बैठ के, हमारे साथ बैठ के, हमारी कुछ तजावीज़ हैं इस बिल के हवाले से, वो आप उसके अंदर उसको देख लें और उसके बाद आप उस बिल के अंदर अमेंडमेंट कर लें। तो किसी जगह पे किसी सहाफ़ती तंजीम की कोई बदनीति शामिल नहीं थी। हमारे साथ दरअसल एक धोखा ये हुआ कि कल प्रेस क्लब और तमाम सहाफ़ती तंजीमों ने ये फ़ैसला किया कि हम एहतजाज करेंगे, तो हमें वज़ीर इत्तलात जो है मोहतरमा अस्मा बुखारी साहिबा, उनकी तरफ से पैगाम मिला कि हम आप सारे स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर बैठने को तैयार हैं। 12:15 बजे, जिसमें तमाम सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदगान शामिल थे, सीनियर जर्नलिस्ट शामिल थे, 3.25 साढ़े 3 घंटे की कंसल्टेशन हुई। उसमें स्पीकर पंजाब असम्बली भी शामिल थे, उसमें एडवोकेट जनरल पंजाब भी शामिल थे। हम सब ने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि इस बिल को आप कुछ वक्त के लिए मौखर कर दें, हम सारे लोग अपनी अपनी तजावीज़ आपको दे देते हैं, और उन तजावीज़ की रोशनी में आप उसके अंदर जिस तरह भी करना चाहें, कम अज़ कम स्टेक होल्डर्स की उन्होंने हमसे कमेंट किया, ये कहा कि जी हम इन तजावीज़ पे गौर करेंगे, लेकिन फिर वही जो वतीरा होता है ताकतवर का, क्योंकि बिल आपका अपना होता नहीं है, जहाँ से आया हुआ होता है, उनकी भी मजबूरियाँ होती हैं, तो बिल को फौरी तौर पे असम्बली के सामने पेश कर दिया गया, और रात 9:48 पे इसकी आखिरी क्लॉज 28 पे बहस हुई, और फिर उसके बाद इस बिल को पास कर दिया गया। इस बिल के साथ जो हमारा बुनियादी इख्तलाफ है वो असद ये है कि इस बिल के अंदर से कानून की जो सबसे बड़ी आपके लिए जस्टिस होता है वो है कानून शहादत 1984। उसको इस बिल के तहत आपके ऊपर कानून शहादत का इतलाक ही नहीं, मतलब कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए वो जरा कर ही नहीं सकता।
आपको 30 लाख रुपया जुर्माना है, और ये प्रज्यूम कर लिया जाता है कि अगर कोई आदमी ये कह दे कि मेरे खिलाफ डेफामेशन हुई है तो उसको डेफामेशन कंसीडर किया जाएगा। अब उसकी ओनस जो है वो उस आदमी के ऊपर है कि जिसने कोई ट्वीट किया या जिसने लिखा या उसने लिखा। भाई कौन ऐसा आदमी मगर सर अगर फर्ज करें कि एक जर्नलिस्ट एक प्रोग्राम करता है और वो कहता है कि जी ये कुछ जाली पीर है, इनके खिलाफ ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, या और वो जाली पीर कहता है कि जी मेरी तो हद तक हो गई, आप साबित करें कि मैं जाली हूँ। अब वो पीर का जाली या असली होना कैसे साबित होगा? उसके लिए वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर डेफामेशन लॉ की जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये होती है कि जो आदमी डेफामेशन का क्लेम करता है कि मैं डीफेम हुआ हूँ, उसे पहले ये साबित करना पड़ता है कि वो एक पिकुलर रेप्यूट रखने वाला आदमी है, वो बाइज्जत आदमी है, फिर उसके बाद जाके उसके ऊपर अगली बात होती है। इस कानून के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। आपने एक बात की और आपके ऊपर डेफामेशन एक्ट जो है वो आपने डेफामेशन को प्रज्यूम कर लिया, अब सारी ओनस मेरे ऊपर है। और कानून शहादत जिसमें मुल्ज़िम को जरा का इख्तियार दिया जाता है, वो राइट बिल्कुल आपसे छीन लिया जाता है। फिर इस कानून में ये देखें, ये आर्टिकल 19A के तहत जो आज़ादी इजहार है, आप इसकी क्लॉज 12 पढ़े इस कानून के तहत, तो नो कमेंट्स, आप कमेंट ही नहीं कर सकते प्रोसीडिंग्स के ऊपर। आप ये समझें कि अदालत के अंदर जो कार्रवाई हो रही है या अगर ये केस ट्रिब्यूनल के अंदर चला जाता है तो आप उस वक्त तक कुछ नहीं बोल सकते जब तक इसका फैसला नहीं होता। ये दुनिया के किस कानून में होता है? आप बिल्कुल कानून बनाएं, आपका हक है। बिल्कुल हम इस बात को हमायत करते हैं कि जो लोग किसी की हद की इज्जत करते हैं उनको कटहरे में लाएं, लेकिन इन लोगों से मुशावरत तो कर लें। हम आपके सबसे बड़े विक्टिम्स होने जा रहे हैं, फिर आप कैसे डिसाइड करेंगे? पूरी दुनिया में एक ग्लोबल फिनोमिनन है ये जो फेक न्यूज़ है, इसको टैकल करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि फेक न्यूज़ की आड़ में आप आज़ादी इज़हार पे कदम लगा सकते। सही है सर। इसमें कुछ और सवाल भी हैं कि जैसे ये ट्राइब्यूनल्स कैसे अमल में लाए जाएंगे, मैं एक दो चीज़ों पे आता हूँ आपसे, लेकिन ये पहले अब्दुल्ला मालिक साहब, आप इसको चैलेंज करने जा रहे हैं अदालत में, किस बुनियाद पे आप इसको चैलेंज करेंगे, क्यों चैलेंज करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि सिविल सोसाइटी इस कानून की भरपूर मजम्मत करती है और हम ये समझते हैं कि ये ड्रैकोनियन लॉ है और ये आज़ादी इजहार के केस है, जिस तरह वकाल खान साहब बता रहे थे, बिल्कुल हम भी इसकी मजम्मत करते हैं। देखिए, इससे पहले भी कवानीन मौजूद हैं, टॉर्ट का लॉ है, वो तो खैर इन्होंने रिपील कर दिया, डिफेमेशन ऑर्डिनेंस 2002, ये इसके एंड पे लिखा हुआ है। सबसे पहली बात तो ये है कि पार्लियामेंट, कोई शक नहीं, पार्लियामेंट को कवानीन बनाने का इख्तियार है, लेकिन कोई ऐसा कानून जो कि बुनियादी इंसानी हुकूक के मुसादिम हो, आर्टिकल 10A के खिलाफ हो, आर्टिकल 10A की खिलाफ वर्जी हो, आर्टिकल 19 को हो, और फिर सबसे बढ़कर आर्टिकल 25, मतलब जिसे आप ये कहते हैं कि ये तो बिल्कुल आप जो हमारी कलम की हुर्मत है उसका खात्मा कर रहे हैं, आप बोलने वाले का हक छीन रहे हैं। अब जैसे काजू खान साहब, आपने क्वेश्चन किया कि अगर आप किसी जाली पीर के मुतल्लिक कोई स्टोरी चलाते हैं, जैसे निजी चैनल टीवी पे होते हैं, तो कल वो आपके खिलाफ डिफेमेशन का केस कर दे, तो साबित करें कि जी मैं जेली पीर कैसे था, मैं जेली डॉक्टर कैसे था, मैं जेली प्रोफेसर कैसे था। फिर अगर आप पंजाब ट्रांसपेरेंसी या राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट किसी से इंफॉर्मेशन लेते हैं और उस इंफॉर्मेशन का आप इस्तेमाल करते हैं और फिर वो कोई आप दावा कर देगी जी आपने तो ये झूठ बोला है, गलत बयानी की है, मेरे खिलाफ आपने गलत खबर चलाई है, तो हम ये समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ मखसूस मुल्क को बचाने के लिए किया गया। और जो सोशल मीडिया है, फेसबुक है, ट्विटर है, इसका गला घोटने के मुतरादिफ है। देखिए, अगर आप कानून बनाना भी चाहते हैं तो जो स्टेक होल्डर हैं जिन पर अप्लाई होना है उनसे तो आप बातचीत कर लें, कंसेंसस कर लें। हमेशा ऐसे होता है मैं इसमें असल एक चीज, तो स्टेक होल्डर के साथ, हाँ, और इसमें तो काजिम खान साहब बता रहे हैं कि हमसे जी इसमें एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। समझते हैं कि ये आर्टिकल 8 के अगेंस्ट है और जब हम इसको चैलेंज करने जा रहे हैं, हमने पिटीशन तैयार करवा ली है, कल हमारे जो लॉयर है सदीक साहब इसको फाइल कर देंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारे दोस्त हैं जैसे काजू खान साहब हैं, इनको भी बीच में शामिल करें ताकि जो हमारी सहाफती और सिविल सोसाइटी की ऑर्गेनाइजेशन है, हम मिलकर, बल्कि हमें तो जो लीडर ऑपोजिशन है अहमद खान साहब बच्चर और राना अफ्ताब साहब ने कहा है कि हम भी आप इसके साथ पार्टी बनेंगे। अच्छी बात है, जब तमाम स्टेक होल्डर एक पेज पे आ जाएंगे तो हम इस कानून को चैलेंज करेंगे। जी काजिम खान साहब, इसका स्टेक होल्डर सहाफती तंजीमें तो है, इसका स्टेक होल्डर हर वो शख्स है जिसे बोलना आता है, हर वो शख्स है जिसे लिखना आता है, हर वो शख्स है जो
किसी प्लेटफॉर्म पे कोई बात कर सकता है। आप मुझे ये बताइए कि इस कानून के तहत पाकिस्तान में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को रेगुलेट करने के लिए पैमरा मौजूद है, पाकिस्तान में प्रिंट मीडिया को रेगुलेट करने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ पाकिस्तान मौजूद है। सवाल सादा सा है कि अगर असदुल्ला खान किसी टीवी पे बैठ के गलत खबर दे तो पैमरा के तहत जो नोटिस आता है वो नोटिस अदारे को आता है। इसी तरह जो अखबार में गलत खबर छपे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदारे पे आती है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या हमारी हुकूमत पाकिस्तान माशाल्लाह इस पोजीशन में है कि यूट्यूब पे अगर कोई आदमी कोई कमेंट करेगा तो क्या वो यूट्यूब को हरजाने का नोटिस भेजेगी? क्या वो फेसबुक को नोटिस हरजाने का भेजेगी? क्या वो व्हाट्सएप को कहेगी कि जी आपने इसकी खिलाफ वर्जी की है? फॉर गॉड से क्या आपको, हमें भी पता, आपको भी पता ये कानून क्यों बनाए जाते हैं। दूसरी बात जो ये अब्दुल्ला मलिक साहब कर रहे थे कि इसकी डेफिनेशंस के अंदर सही है। आप ये कह रहे हैं कि कई चीज़ें तो सही मुमकिन भी नहीं शायद हो पाएंगी। इसमें एक बहरहाल बहुत सारे इसके पहलू हैं जिस पर मजीद बात करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया काजिम खान साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। अब्दुल्ला मलिक साहब आपका भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।